नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप संस्कृत पेडागॉजी के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। ये संस्कृत पेडागॉजी सीरीज का पहला वीडियो होने जा रहा है। इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। सभी सब्जेक्ट्स की कंप्लीट पेडागॉजी के संदर्भ में डेडिकेटेड प्लेलिस्ट का लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया गया है, जो कि सीटेट के साथ साथ किसी भी राज्य की शिक्षक भर्ती और केंद्रीय स्तर शिक्षक भर्ती जिसमें पेडागॉजी महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में पूछा जाता है उसके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, सामान्य रूपेण भाषा शिक्षकः स्वकक्षायाः परिस्थितिं विशेषं प्रस्तूय कांचित् प्रश्नान् अवस्थाप्य अनुभवानान् कथनपूर्वकम अब आरभ्य एतत् कथ्यते। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि सामान्य रूप से भाषा शिक्षक अपनी कक्षा में किसी विशेष परिस्थिति के दौरान कुछ प्रश्न पूछते हैं या फिर अपने अनुभव को शेयर करते हैं पाठ प्रारंभ करने से पहले। तो ये क्या होता है आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, पाठ प्रारंभ करने से पहले अपने अनुभव शेयर करना या फिर कुछ प्रश्न स्थापित करना, ये सभी क्या है, ये प्री रीडिंग टास्क है। यानी कि पढ़ने से पूर्व कुछ क्रियाकलाप है जिससे बच्चे कंफर्टेबल हो जाएं पढ़ाई के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 पूर्व पठन कार्य या फिर इसे अंग्रेजी में प्री रीडिंग टास्क कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्राथमिक स्तर पठन सामर्थ्यस्य मूल्यांकनाय अधस्तनेषु किम उपयुक्तम। यानी कि प्राथमिक स्तर पर पठन के सामर्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए निम्न में से कौन सा उपयुक्त होगा। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चे से बस इतनी अपेक्षा की जाती है कि वो किसी पाठ को पढ़ करके, किसी अनुच्छेद को पढ़ करके उसका अर्थ ग्रहण कर ले। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 देखिए, पाठ अवबोधम, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अवबोध का मतलब क्या होता है? अवबोध का मतलब होता है कि उसका अर्थ समझने के संदर्भ में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। अन्य विकल्पों को देख लेते हैं। देखिए, कहा जा रहा है चौथे विकल्प में पठन धारा प्रवाहिता, यानी कि फ्लुएंट पढ़ने की बात की जा रही है। तो ये प्राथमिक स्तर पर अपेक्षा नहीं की जाती है, इस वजह से ये आपका उत्तर नहीं होगा। और पहला और जो दूसरा विकल्प दिया गया, देखिए वर्णमाला अभिज्ञानम, वर्णमाला का मतलब क्या हो गया, जो क ख ग घ आप पढ़ते हैं या फिर अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं या फिर संस्कृत में वर्णमाला पढ़ते हैं, तो उसके वर्णों के ज्ञान के संदर्भ में कहा जा रहा है। तो देखिए, प्राइमरी में कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के कक्षा के छात्र आते हैं। तो क्या आप 5वीं कक्षा के छात्र से सिर्फ इतना अपेक्षा करेंगे कि वह केवल वर्णमाला जाने? नहीं, ये अपेक्षा नहीं की जाती। तो ये आपका निगेटिव हो गया। और वैसे भी आप देखेंगे तो वर्णमाला कहीं ना कहीं पाठ अवबोधन में पहले से शामिल है, क्योंकि जब बच्चा पढ़ करके अर्थ ग्रहण कर ले रहा है, यानी कि उसको वर्णमाला का ज्ञान हो चुका होगा, तभी वो पढ़ पा रहा है। ठीक है, और इसी प्रकार से देखिए दूसरा दिया गया है विरामादि चिन्हानाम ज्ञानम, यानी कि विराम चिन्हों का ज्ञान होना। विराम चिन्ह क्या होते हैं? जैसे कि बोलते समय अगर मैं कुछ ठहर रहा हूँ अर्थपूर्ण एक तरीके से अपने भाव को व्यक्त करने के लिए, इसी प्रकार से लिखित अभिव्यक्ति में कुछ समय के ठहराव के लिए वहां पर कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिसे विराम चिन्ह कहा जाता है। तो निश्चित तौर पर जब बच्चा पढ़ करके अर्थ ग्रहण कर ले रहा है तो ये विराम चिन्हों के बारे में भी उसको ज्ञान कहीं ना कहीं होगा। तो जो पहला और दूसरा विकल्प है वो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर 3 में पहले से इंक्लूडेड है। इस वजह से पहला और दूसरा यहां पर संकुचित उत्तर हो गया और ऑप्शन नंबर 3 यहां पर ब्रॉड उत्तर हो गया और ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण से प्रधानम अवधानम भवेत। यानी कि संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण की कक्षा में प्रधान जो मुख्य बात है ध्यान देने योग्य वो क्या है। तो चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। देखिए, संप्रेषणात्मक का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन को हिंदी में संप्रेषण कहते हैं, यानी कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भाषा शिक्षक की कक्षा में किस पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। तो पहला विकल्प से शुरुआत करते हैं। दिया गया है विद्यार्थिभ्यः मूल भाषाविद भाषण करणार्थम उत्साहवर्धनम, यानी कि विद्यार्थियों को मूल भाषा जो उसकी मातृभाषा है उसमें भाषण करने या फिर कम्युनिकेट करने के लिए उत्साहवर्धन किया जाना चाहिए। तो ये थोड़ा पॉजिटिव जरूर है, लेकिन मैं इस पर स्टार लगा रहा हूँ, आगे आपको पता चलेगा क्यों। ठीक है, बात करेंगे दूसरे विकल्प की। दिया गया है लक्ष्य भाषायाः संरचनानां प्रति अवधानम, यानी कि लक्ष्य भाषा जो है, जो टारगेट लैंग्वेज है, उसकी संरचना पर ध्यान देना चाहिए। तो ये भी एक तरीके से पॉजिटिव है, लेकिन मैं इस पर स्टार लगा रहा हूँ। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, अभ्यास बलेन उच्चारणम प्रति अवधानम, यानी कि उच्चारण करने के अभ्यास पर बल दिया जाना चाहिए। तो ये आपका निगेटिव है। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ उच्चारण नहीं करना है, बल्कि लोगों से कम्युनिकेट करना है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना है। तो सिर्फ उच्चारण करना आपका लक्ष्य नहीं है, ये संकुचित था, इस वजह से उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, विद्यार्थिभ्यः
संप्रेषणम सामर्थ्य प्रदानम, यानी कि विद्यार्थियों को संप्रेषण कम्युनिकेशन करने का सामर्थ्य प्रदान करना, ये महत्वपूर्ण है और यही आपका पॉजिटिव उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, पहला जो विकल्प था वो बच्चों की मातृभाषा के संदर्भ में भाषण करने यानी कम्युनिकेट करने का उत्साहित कर रहा था, और जो दूसरा है वो टारगेट लैंग्वेज में कम्युनिकेट करने यानी उसकी संरचना करने के संदर्भ में दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 कहीं ना कहीं ये पहले दोनों विकल्पों को अपने अंदर समाहित किया हुआ है, क्योंकि विद्यार्थी को संप्रेषण के सामर्थ्य प्रदान करना संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्योंकि प्रश्न में आपसे ये नहीं बोला गया है कि किस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना है, उसको मातृभाषा में कम्युनिकेट करना है या फिर टारगेट लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना है, ये नहीं कहा गया है। तो पहला और जो दूसरा विकल्प है वो संकुचित था कि आपको केवल आपकी मातृभाषा में कम्युनिकेट करने की बात कर रहा है, और दूसरा विकल्प केवल आपको टारगेट लैंग्वेज में कम्युनिकेट करने की बात कर रहा है। लेकिन अगर तीसरे विकल्प की बात करें तो वो ब्रॉड सेंस में है कि बच्चे को कम्युनिकेट करने का एक तरीके से सामर्थ्य प्रदान किया जाए, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो। तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा, और पहला और दूसरा संकुचित था, इस वजह से गलत हो जाएगा। ऑप्शन 3 सही जवाब है। अगला प्रश्न है, या पद्धति भाषा संयोजने शारीरिक क्रियासुह आधारिता, यानी कि वह पद्धति जिसमें भाषा बोलने के साथ साथ शारीरिक रूप से कुछ क्रियाकलाप किए जाते हैं, वह किस पर आधारित होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 संपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया। इसे हिंदी में समग्र भौतिक प्रतिक्रिया कहते हैं और अंग्रेजी में टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि देखिए, कई बार क्या होता है कि हम लोग बच्चों को जब प्राथमिक में पढ़ा रहे होते हैं तो आप लोग देखते हैं कि बच्चों को जब कविता पढ़ाया जाता है तो उसी हिसाब से शारीरिक हाव भाव भी किया जाता है। जैसे कि एक कविता है, मान लीजिए, एक मोटा हाथी झूम के चला, मकड़ी की जाल में जाके वो फंसा। तो एक मोटा हाथी जब आप कहेंगे तो अपने दोनों हाथ फैला लेंगे मोटापे को समझाने के लिए। इसी प्रकार से हाथी जब आप कहते हैं बच्चों को पढ़ाते समय तो आप अपने हाथ जो पूरा है वो नाक के पास सूंड की तरह उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि बच्चे में कक्षा में सभी प्रकार के बच्चे हैं, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि सबकी अलग हो सकती है। तो हो सकता है कि जिस लैंग्वेज का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं वो किसी की मातृभाषा हो सकती है कि ना हो, और इस वजह से चूंकि पहली बार बच्चा विद्यालय में आया है कक्षा 1 में, तो वो सभी फिजिकल टोटल रिस्पॉन्स के माध्यम से यानी शारीरिक क्रिया को देखते हुए वो समझ सकता है कि किसकी बात हो रही है। थोड़ा सा उसको हिंट मिल जाएगा कि इस कॉन्टेक्स्ट में, इस संदर्भ में बात की जा रही है। इस वजह से जो हम लोग बोलते हैं उसी के समान शारीरिक रूप से क्रिया भी करते हैं। तो ये टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स होता है अंग्रेजी में, हिंदी में समग्र भौतिक प्रतिक्रिया होता है, और इसी को संस्कृत में संपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया कहा गया है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, आधारभूतायाः साक्षरतायाः आंकिक योग्यतायाः पूर्वावश्यकता, यानी कि आधारभूत साक्षरता के लिए और आंकिक योग्यता के लिए क्या आवश्यक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो बच्चा है वो पढ़ना जान जाए, लिखना जान जाए और आधारभूत आंकिक क्रिया जान जाए, जैसे कि जो बेसिक एक तरीके से जोड़ घटाना गुणा भाग होता है, ये बच्चे जान जाए, उसकी संक्रिया जान जाए, अंकों के बारे में जान जाए, यही आधारभूत साक्षरता है। तो ऑप्शन नंबर 2 पठनम लेखनम आधारभूतम अंक कार्यम च सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, व्याकरण शिक्षणाय यत् कानिचन कार्याणि छात्रेभ्यः प्रदेयानि तेषाम अधो लिखितेषु किम उपयुक्तम, यानी कि व्याकरण शिक्षण के दौरान कानिचन का मतलब होता है कुछ, कार्याणि मतलब कि कार्य, छात्रेभ्यः प्रदेयानि यानी कि व्याकरण शिक्षण के दौरान छात्रों को कुछ कार्य प्रदान किए गए उस व्याकरण शिक्षण से संदर्भित किए हुए। तो पूछा जा रहा है तेषाम, तेषाम का मतलब होता है उनके लिए ये किस प्रकार से उपयुक्त होगा, आपसे पूछा जा रहा है, मतलब छात्रों के लिए किस प्रकार से उपयुक्त होगा। तो ये अर्थपूर्ण होगा। क्यों? क्योंकि व्याकरण शिक्षण के दौरान कुछ अगर बच्चों को कार्य दिया जा रहा है उसके संदर्भ में, तो निश्चित तौर पर वो उसको और अच्छे तरीके से सीख पाएंगे, क्योंकि किसी गतिविधि के माध्यम से या फिर उसके संदर्भ में जोड़ करके कोई अन्य चीज़ बताया जा रहा है तो वो उनके लिए अर्थपूर्ण होगा, क्योंकि बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है, अर्थपूर्ण भवित्यम इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अधोलिखितेषु व्याकरण अनुवाद प्रविधि किम ना करोति। तो व्याकरण अनुवाद प्रविधि मतलब कि इसे अंग्रेजी में आप ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड के नाम से जानते हैं। तो पूछा जा रहा है निम्न विकल्पों में से कौन सा ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड नहीं करता है। ठीक है, तो देखिए ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में होता क्या है कि जो टारगेट लैंग्वेज है, मान लीजिए टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश हो गया, तो इंग्लिश में जो कठिन वर्ड्स आ रहे हैं तो उसको बच्चे की मदर टंग, मान लीजिए मदर टंग हिंदी हो गया तो हिंदी में ट्रांसलेट करके बताना। तो यहाँ पर जो टारगेट लैंग्वेज था, जो इंग्लिश था, उसमें बच्चे बात नहीं कर रहे हैं, उसमें कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, उसमें अंतःक्रिया नहीं कर रहे हैं।
बल्कि अपने जो मदर टंग है उसी में कम्युनिकेट कर रहे हैं और जो कठिन वर्ड्स था उसको मदर टंग में ट्रांसलेट किया जा रहा है। तो इसमें पूछा गया था कि कौन सा इसमें से ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड नहीं करता है, तो ये बच्चों में संवाद कौशल को विकसित नहीं करता है। क्यों? क्योंकि बच्चे टारगेट लैंग्वेज में बात ही नहीं कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए, छात्राणाम संवाद कौशल वर्धनम, संवाद को अंग्रेजी में कम्युनिकेशन बोलते हैं और कौशल को स्किल बोलते हैं। वर्धनम मतलब कि बढ़ाने के संदर्भ में है, इंक्रीज करने के संदर्भ में है, एक्सटेंड करने के संदर्भ में है। यानी कि छात्रों के कम्युनिकेशन स्किल को ये नहीं बढ़ाता है। व्याकरण अनुवाद प्रविधि यानी कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। विकल्प 3 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, अधोलिखितेषु उक्तिषु का समचीना। समचीना का मतलब होता है, इसको अंग्रेजी में एप्रोप्रिएट बोलते हैं। यानी कि पूछा जा रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा एप्रोप्रिएट है, कौन सा सही है। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। पहला विकल्प दिया गया है, भाषा कक्षायाय उत्कृष्ट पाठ संस्कृति गंभीरा भवेत। यहाँ पर देखिए, जो पाठ है वो संस्कृति से जोड़ करके, सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि होती है बच्चों की, उसकी संस्कृति से जोड़ करके पाठ पढ़ाया जाना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि बच्चा जो अपने संस्कृति के बारे में जान रहा है, जब वो विद्यालय में उसके परिवेश से जोड़ करके पढ़ाया जाएगा तो बच्चा उससे एक तरीके से कोरिलेट कर पाएगा और उसका अधिगम अर्थपूर्ण होगा। तो ये तो पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर स्टार लगा रहा हूँ। आगे आपको पता चलेगा क्यों। दूसरा देखिए, उत्कृष्ट पाठे सर्व व्याकरण संरचनानाम समावेशः भवेत। यानी कि जो उत्कृष्ट पाठ होता है वो व्याकरण के संरचनाओं के नियमों को अपने अंदर समावेशित किया होता है। ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि भाषा की कक्षा है। भाषा की कक्षा में जाहिर सी बात है बच्चों को व्याकरण के नियम भी पढ़ाए जाएंगे, तो अलग से उसको व्याकरण का नियम नहीं पढ़ाया जाएगा, बल्कि जो कुछ भी उसको कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है या फिर जो कुछ भी कहानी बताई जा रही है, जो कुछ भी पाठ पढ़ाया जा रहा है, उसी में व्याकरण के नियम उसको समाहित करके बताया जाएगा। तो ये भी पॉजिटिव था, फिर भी मैं यहाँ पर स्टार लगा रहा हूँ। बात करेंगे ऑप्शन नंबर 4 की। दिया गया है, उत्कृष्ट पाठ समुचित दैर्ध्येन युक्तः भवेत। दैर्ध्येन का मतलब होता है कि जिसकी लंबाई, यानी कि जो पाठ है उसकी लंबाई उचित होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्राइमरी स्तर के बच्चों को आप 5-6 पेज का कहानी दे रहे हैं, 7-8 पेज का, 10 पेज का कहानी दे रहे हैं, तो ये संभव नहीं है। प्राइमरी स्तर का बालक है तो उसके लिए उचित लंबाई का यहाँ पर पाठ होना चाहिए। तो ये भी पॉजिटिव था, फिर भी मैं यहाँ पर स्टार लगा रहा हूँ। एक ही विकल्प सही है इसका, ऑप्शन नंबर 3। क्यों? देखिए, भाषा कक्षाएं उत्कृष्ट पाठ छात्रेभ्यः रुचिकर प्रासंगिका च भवेत। अब यहाँ पर देख लीजिए, रुचिकर कहने का मतलब ये हो गया कि बच्चा किस में रुचि लेगा, जो कि अपने परिवेश का हिस्सा वो देखा हुआ है। तो बच्चे का परिवेश क्या है? उसकी संस्कृति, यानी कि संस्कृति से जोड़ करके जब आप पढ़ाएंगे तो बच्चा उसमें रुचि लेगा। तो पहला देखिए, जो पहला विकल्प था संस्कृति, वो कहीं ना कहीं तीसरे विकल्प में आ चुका है। ठीक है, और यहाँ पर एक वर्ड लिखा गया है प्रासंगिक। प्रासंगिक का मतलब ये हो गया कि बच्चों के संदर्भ में आप उसको चयन करने वाले हैं। तो बच्चों के संदर्भ में जाहिर सी बात है बच्चों की मानसिक स्तर के अनुसार उनके बुद्धि को ध्यान में रखते हुए ही उचित लंबाई का आपको पाठ चयन करना होगा। तो ये भी इसका बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि जो ऑप्शन नंबर 4 है वो कहीं ना कहीं 3 में पहले से इंक्लूडेड है। और इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर 2 जो था व्याकरण संरचना समावेश, ये भी पहले से इंक्लूडेड है ऑप्शन नंबर 3 में। इस वजह से सारे जो पहला, दूसरा और चौथा थे यहाँ पर अब संकुचित हो गए और ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर ब्रॉड हो गया और आपका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 3। यानी कि उत्कृष्ट पाठ भाषा की कक्षा में वही होगा जो छात्रों के रुचि का होगा और उनके प्रासंगिक, यानी कि उनके संदर्भ से जुड़ा हुआ होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अधोलिखितेषु किम प्राक पठन गतिविधि सहायाम भवति। यानी कि पठन गतिविधि शुरू करने से पहले, प्राक का मतलब पहले होता है, पूर्व होता है, निम्न में से कौन सा सहायता करेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पूर्वानुमान कृत कस्य उपयोग, यानी कि पहले से आप अनुमान लगा रहे हैं, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। बाकी के विकल्पों पर एक बार विचार कर लेते हैं। पहला दिया गया भावानुवाद कृत कस्य उपयोग। अब बच्चे को आप पढ़ाना शुरू नहीं किए हैं, पठन गतिविधि शुरू नहीं हुई है, तो पहले से आप उसका अनुवाद कैसे कर सकते हैं? तो ये तो निगेटिव था, क्योंकि जब तक आपने कुछ पढ़ाया नहीं तब तक आप उसका अनुवाद नहीं बताएंगे। तीसरा देखिए, छात्रान पाठ सारांश्याम निर्देशम, यानी कि बच्चों को आप पाठ का सारांश बताने का निर्देश दे रहे हैं। अब बच्चे को अभी आपने पाठ पढ़ाना शुरू नहीं किया है, तो बिना पाठ पढ़े, बिना पाठ को समझे वो उसका सारांश कैसे बता सकते हैं? निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। चौथा विकल्प देखिए, व्याकरणिक संरचनानाम शिक्षणम। देखिए, व्याकरण की जो शिक्षा दी जाती है वो अलग से नहीं दी जाएगी, वो पाठ पढ़ाने के दौरान ही दी जाएगी। तो अभी आपने पाठ पढ़ाना शुरू नहीं किया है, तो व्याकरण की शिक्षा भी यहाँ पर नहीं दी गई है, तो ये भी निगेटिव था। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, पूर्वानुमान कृत कस्य उपयोग, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाठ निबंध क्रियाणाम विचारणाम च पात्रवत
प्रेक्षकवत च लेखनम अंतः धारयन्ति। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि एक देखिए विचारणाम मतलब कि विचार करते हुए कि आप एक कैरेक्टर हैं, किसी कैरेक्टर जो कि आप नहीं हैं उस पर विचार करते हुए आपको एक लेख लिखना है, तो यह कौन सा निम्न में से सही होगा आपसे पूछा जा रहा है। किस प्रकार का ये प्रश्न है आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए मान लीजिए आपको प्रश्न दिया जाता है कि मान लीजिए आप एक दिन के प्रधानमंत्री हैं, आप प्रधानमंत्री की जगह होते तो आप क्या करते, आपसे निबंध लिखने के लिए बोला जा रहा है। तो आप वो कैरेक्टर नहीं है, लेकिन आप के अंदर उस कैरेक्टर को डालने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप वो होते तो क्या करते, तो आपसे निबंध लिखने के लिए बोला जा रहा है। तो ये कौन सा प्रश्न है, तो ये एक्सप्लोरेटिव प्रश्न है। एक्सप्लोरेटिव प्रश्न का मतलब ही यही होता है कि जो आप नहीं हैं उस कैरेक्टर को धारण करते हुए उसके अनुसार उसके अनुरूप अनुक्रिया करना और उसके अनुरूप आप क्या निबंध लिखेंगे ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 वाग्वी स्त्रीतान प्रश्नान इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों संस्कृत पेडागोजी की ये प्रश्नों की श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और संस्कृत के अलावा अन्य सभी सब्जेक्ट्स के पेडागोजी के डेडिकेटेड प्लेलिस्ट को चेक करने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।